अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेलकम फ्रेंड्स, लाइव गोज ऑन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसमें मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, आरपी को लेकर उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे आरपी के चैलेंज का सामना किया। तो वही सब हम जानेंगे अपने इस शो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरपी की कोई उम्र नहीं होती और कोई इसकी सीमा नहीं होती। और एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, आरपी की कोई स्पीड भी नहीं होती। कोई तो आरपी डायग्नोज होने के बाद 1 से 2 साल में ही ब्लाइंड हो जाता है और किसी किसी को 50 से 60 साल भी लग जाते हैं ब्लाइंड होने में। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, बचपन से ही उनका आरपी के कारण विजन इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने और लिखने में काफ़ी परेशानी आई। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई स्पेशल स्कूल से करने की सोची। तो चलिए जानते हैं हम उन्हीं से उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ, उनका नाम है जोहेर खेरीवाला। वो मुंबई से है। तो चलिए स्वागत करते हैं जोहेर खेरीवाला का। बहुत बहुत स्वागत है जोहेर भाई आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसके लिए मैं आपका, आपकी टीम का और रेडियो उड़ान का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरी स्टोरी दूसरे जो आरपी पेशेंट्स हैं, आरपी से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए सुनने के लिए आपने मुझे चुना। और आशा करता हूं कि इनसे जो आरपी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। जी जरूर जोहेर भाई, हमारा शो इसीलिए है कि ताकि सभी आरपी वाले सुने कि अपनी कम्युनिटी में कैसे कैसे चैलेंज आते हैं और कैसे उन चैलेंज का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। वही हमारा ये मकसद है इस शो का। तो जोहेर जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हो। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को। मेरे घर में हम लोग अभी मुंबई में रहते हैं फिलहाल, और मेरा फैमिली का बिजनेस है टेक्सटाइल्स का, जिसमें हम लोग मेरे पेरेंट्स और हम दोनों भाई इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग की 7 जन की फैमिली में हम लोग, मतलब मैं, मेरा भाई और मेरी वाइफ, ये तीनों आरपी से सफ़र करते हैं। तो फिलहाल हम दोनों भाई बिजनेस में हैं और मेरी वाइफ भी एक क्लाइंट के एनजीओ के लिए जॉब करती हैं। बहुत बढ़िया जोहेर भाई। तो आप दोनों भाइयों को आरपी है जी, फिर भी आप अकेले बिजनेस हैंडल कर रहे हो इस वक्त? जी बिल्कुल। तो जोहेर भाई, हम जानना चाहेंगे कैसे आपको इतनी शक्ति मिली ये अब खुद का अपना बिजनेस चलाने की। कैसे आपकी बचपन रहा, कैसे आपको ये बेस बना बिजनेस चलाने का? ये देखिए, मैं जो फैमिली से आता हूँ तो वहाँ पे मेरे अंकल जो हैं, मेरे चाचा, वो 40 साल से भी ज़्यादा बिजनेस में हैं। तो इसी बिजनेस में? जी बिल्कुल, इसी और इसके साथ दूसरे भी कई बिजनेसेस में हैं। तो घर में वैसे तो बिजनेस का एनवायरनमेंट था ही, और जिस दौर में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तब जॉब, ये कॉन्सेप्ट ब्लाइंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे अवेलेबल नहीं था। मिलती थी तो बहुत स्ट्रगल करके बहुत कम लोगों को जॉब मिलती थी। और या उस टाइम पे तो जो चलन था, जो मेनली जो एनजीओस थी ब्लाइंड्स के लिए, वो उनको केन चेयर बनाना या अगरबत्ती बनाना या साबुन बनाना या टेलीफोन बूथ खोल के देना, ये सब टाइप के काम वो देती थी। पर मुझे ऐसा लगता था कि ये मतलब काम कोई छोटा या नहीं बड़ा नहीं होता, ये बात मैं भी मानता हूँ। पर मुझे लगा कि मेरे एजुकेशन के हिसाब से ये काम से ज्यादा कुछ बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम सेटल तो दोनों भाइयों को भी करना था, और मेरे पापा भी जिंदगी भर तो फॉरेन नहीं रह सकते थे, तो वो भी इंडिया आ गए थे हमारे ग्रेजुएशन के बाद। तो हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अभी हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसा फिर वो बिजनेस जाता है, उसके बाद की बात में सोचेंगे। तो बिजनेस एक बार स्टार्ट हो गया और वो 2-3 साल लगे उसको सेट करने में, और उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया। आपने ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस का सोचा और उसे 2-3 साल में सेट करके आज वो अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर रहे हो आप लोग? जी 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 जी।
तो जोहर भाई, हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी कैसे पढ़ाई लिखाई हुई? अ, मेरा मेरा और मेरे भाई का, हम लोग दोनों को आरपी है, और दोनों का ही जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक छोटा सा गांव है, रतनगढ़ करके। हाँ जी। वहां पे हम लोग दोनों का भी जन्म हुआ है। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे से 1.5 साल मेरे से बड़े हैं। और अच्छा। तभी हम लोग दोनों के ही केस में हमारे पेरेंट्स को पता ये पहले से ही चल गया था, मतलब पैदा होने के 1-1.5 महीने की अवधि के अंदर ही, कि बच्चों को आंखों की तकलीफ है। मतलब मेरे बड़े भाई को भी पता चल गया था, और मेरे केस में भी यही हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग आपको जब टॉयज देते थे या आपकी तरफ गेंद फेंकते थे तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, और जैसे बड़े हो गए, मतलब रेंगने लग गए, तभी बॉल पकड़ नहीं पाते थे। तो हम लोग ने फिर आपको डॉक्टर्स को दिखाया, पर उन्होंने तभी वहाँ पे आरपी ये चीज़ तभी इन डॉक्टर्स को भी शायद पता नहीं थी वहाँ पे गांव खेड़े में। तो उन्होंने बताया कि भाई ये आंखों की तकलीफ है और इसका इलाज अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी मेडिसिन ड्रॉप्स वगैरह देते थे वहीं से, पर उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। पर और कैसा था कि ध्यान, मतलब जहाँ जिस चीज पे लाइट पड़ती है उस चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता था, बल्कि जिस चीज से लाइट निकल रही है, जैसे सूरज हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, इसकी तरफ हमारी अटेंशन ज्यादा रहती थी। दिन में तो ऐसे हम लोग खेलने वगैरह चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, और जैसे ही शाम होती थी हम अपने घर की तरफ लौट आते थे सूरज डूबने से पहले। और इसी तरीके से चलता रहा। फिर हमारा एडमिशन भी गांव के स्कूल में हुआ था, पर 6 महीने में ही हम दोनों को भी स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि हमें ब्लैक बोर्ड्स नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत अरेंजमेंट्स किए, एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की वगैरह कोशिश की, पर उनके वो न तकनीकी जानकारी थी कि ब्लाइंड बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ना ही उनको कुछ फैसिलिटीज के बारे में मालूम था कि किस तरीके से इनको पढ़ाया जाए। तो उन्होंने फिर मना कर दिया। और तभी मेरे जो रिलेटिव्स थे मुंबई से, उन्होंने कहा कि आप मुंबई लेके आए, अब यहाँ पे कुछ देखते हैं इनका एजुकेशन का क्या हो सकता है। और फिर यहाँ पे मुंबई में हम लोग, मतलब मेरे भाई 5.5 साल की उम्र में और मैं 4 साल की उम्र में मुंबई शिफ्ट हो गए, और डायरेक्टली विद इन 1-8 महीने के अंदर ही हमारा मुंबई में एडमिशन करवा दिया गया ब्लाइंड स्कूल के अंदर। जी। तो उसके बाद फिर आगे ब्रेल से पढ़ाई की आपने? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में 2nd स्टैंडर्ड से ही ब्रेल का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, और मैथ्स के लिए एबेस्कस का इस्तेमाल किया जाता है। और 6ठी-7वीं के स्टैंडर्ड्स के अंदर आपकी केन ऑपरेटिंग और मोबिलिटी वगैरह भी सिखाई जाती हैं। और हमारे टाइम पे जब थे, अभी तो ये सिस्टम बंद कर दिया कि मतलब 1-2 साल आपको बच्चों को हॉस्टल में रखना ही है, ताकि वो अपने कपड़े वगैरह किस तरीके से अरेंज कर पाए, बेसिक खाने पीने की स्किल्स होती हैं, थाली में से कैसे अपना प्रॉपरली अपना खाना खा पाए वगैरह, ये बेसिक्स लिविंग स्किल्स वहाँ पे सिखाई जाती थी। और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करवाई जाती थी, बहुत बड़ा मैदान था। और ये भी बात थी कि हम लोग जब सैटरडे संडे घर पे भी आते थे, तो मेरे पेरेंट्स थे और मेरे कजिन्स थे, मेरे करीब 9 कजिन्स थे, मेरे 2 चाचाओं के बच्चों के साथ मिला के। तो उन्होंने भी कभी हमको एज ए ब्लाइंड ट्रीट नहीं किया, हम लोग को साथ में खिलाते थे, नहीं दिखता था तो हम लोग फुटबॉल वाली गेंद से क्रिकेट भी खेले हैं। और ऐसे मतलब जो भी सोल्यूशन पॉसिबल उस टाइम पे जो भी हो सकता था, लाइट कलर की वाइट कलर की गेंद के साथ खेलना या फुटबॉल वाली गेंद के साथ खेलना। अगर इंडोर गेम्स हैं, जैसे लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो की जो बॉक्सेस होती हैं उसको स्केच पेन से और डार्क कर देना। इस तरीके से जो भी सॉल्यूशंस होते थे पॉसिबल, उस सॉल्यूशन के साथ तभी हम लोग खेलते थे। मतलब बचपन में इस तरीके कोई मिसिंग चीज नहीं थी कि जो दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और हम दूसरे बच्चे कर पा रहे हैं और हम नहीं कर रहे। बिल्कुल साइकिलिंग भी करते थे। ऐसा नहीं था? नहीं, बिल्कुल हम लोग ने साइकिलिंग भी किया। आप ना करो, मतलब आपको पूरा सपोर्ट किया आपके कजन ने, जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ताकि आप अपने आप को ऐसा ना समझो कि आप उनसे कुछ अलग हो। जी बिल्कुल। सीढ़ियों पे चढ़कर ट्यूबलाइट चेंज करना वगैरह ये सब भी काम करते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि ब्लाइंड है तो आपको कोई। जी हाँ, बढ़िया है। इसी से स्किल डेवलप होता है, माइंड भी डेवलप होता है बच्चों का। मेन आपकी जिंदगी का जो डर होता है ना, वो डर निकलना जरूरी है। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बच्चे लोग में जब आरपी सडनली, एक तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते आजकल के बच्चे कि भाई मुझे आरपी होगा, मेरी विजन जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस उनमें नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है कि आप बचपन से अगर आपको आरपी डिटेक्ट होता है, उसी दिन आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है, अभी उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आपको
अभी बच्चे लोग, मैंने तो यहाँ तक कुछ लोगों को, मतलब मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो तो सुसाइड तक की बातें करने लगते हैं कि नहीं अभी जीने का मकसद ही नहीं रहा। पर जब एक बार बचपन से आप मेंटली तैयार हो जाओ कि भाई नहीं ये अभी तो मुझे इसी के साथ जीना है, तो अब आपको जो टाइम मिला है उसको एंजॉय कीजिए, जो और उसी यादों के साथ आपकी जब आंखें चली जाएंगी तो उसी यादों के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं। मेरी जिंदगी में मैं ऐसा तो नहीं कि नर्वसनेस नहीं आया, पर इस लेवल तक नहीं आया कि जहाँ पे ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ी टेंशन आती है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जितना प्रेशर आप माइंड पे लोगे आपकी आरपी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपकी माइंड को फ्री रखिए और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखिए। वही डिसेबिलिटी को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे आप अपनी लाइफ को उतना ही ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मुझे आज दिख रहा है तो मैं ब्रेल नहीं सीखूं, मैं टॉकिंग कंप्यूटर नहीं सीखूं, मैं टॉकिंग मोबाइल नहीं सीखूं, क्योंकि कल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और वो जरूर पड़ेगी। आरपी में होगा ही, एक ना एक दिन जरूर आएगा आपका वो स्ट्रेस। जी। वो कितना टाइम लग के आता है वो नहीं कह सकते। जब तक इसका कोई थर्रो इलाज नहीं मिल जाता तब तक तो, क्योंकि बहुत से लोग मतलब ये आजकल तो बड़ा बिजनेस बन गया है कि लोग ये बोलते हैं कि हम ये 3 लाख का इंजेक्शन लगा देंगे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, पर अभी तक ऐसा मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैं तो आरपी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूंगा कि ठीक है इलाज अपनी जगह पर है, पर उनके एजुकेशन, उनके स्वावलंबन पे ज्यादा ध्यान रखें और बच्चों को बेसिक स्किल्स की तरफ लेके जाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। जब तक चोट नहीं खाएंगे तब तक सीखेंगे नहीं। मैं स्पेशली जो गर्ल्स हैं आरपी, उनकी पेरेंट्स तो उनको किचन में भी नहीं जाने देते, गैस नहीं जलाने देते, तो ये मुझे कहीं कहीं अखड़ता है। फिर उनको लाइफ में आगे जब, क्योंकि पेरेंट्स जिंदगी भर तो साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हर एक नेचुरल उम्र है और इसके बाद उनको बच्चों को अकेले ही छोड़ के जाना है, तो अपने बच्चों को तैयार करना जरूरी है। तो ये है ना जोहर भाई, जब बंदा खुद अपने आप से काम करेगा तो उसका स्किल डेवलप भी होगा, करना चाहते हैं, कई सारी चीजें वो सीखेंगे। मैं काफी बच्चों से बात करता हूँ तो वो करना तो चाहते हैं पर उनके पेरेंट्स उनको इजाजत नहीं देते हैं कि किचन में जाके काम करें। अभी पेरेंट्स ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, पर उनकी गाइडेंस में अगर उनको सिखा देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मेरी वाइफ जो आरपी के साथ ही है तो वो बहुत अच्छे से किचन आज सब कुछ, मतलब बिरयानी से लेके मैगी तक, सिंपल से सिंपल और टफ से टफ चीजें आज किचन में बना सकती हैं। और उनका विजन अभी 3 से 4% से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ लाइट परसेप्शन है? जी बिल्कुल। फिर भी वो सब काम कर लेते हैं? बिल्कुल। तो मतलब ब्लाइंड होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ काम मत करो, आप बस आराम से बैठ जाओ। मेरे से भी ज्यादा लेट जी। मेरी जो वाइफ है उनकी विजन काफी लेट गई थी, तो वो तो रेगुलर स्कूल में ही पढ़ी थी, पर 22-23 साल की उम्र में उनकी विजन जाना चालू हो गया। पर उनकी मॉम ने उनको कुकिंग के लिए कभी मना नहीं किया, उनको जो बन सकता था वो उन्होंने हेल्प किया कुकिंग के लिए, पर कमजोरी उनकी मोबिलिटी में वगैरह में रही। जब मेरे साथ उनकी एंगेजमेंट हुई तो मैंने उनको पहली कंडीशन यही रखी कि अगर आपको किसी भी, अगर मेरे से हो जाता तो बहुत अच्छी बात, पर अगर आपको किसी भी डिसेबल्ड या नॉन एबल बॉडीड के साथ आपकी शादी होती है तो आपकी मोबिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको जिंदगी में एस्कॉर्ट नहीं, आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए और हमेशा वो आपको एस्कॉर्टिंग करेगा ये जरूरी नहीं। और आप मेरे साथ तो शादी करेंगे तो मेरे घर में तो एस्कॉर्ट्स की काफी कमी है, क्योंकि मेरे घर में तो मैं और मेरे भाई दोनों भी आरती हैं और पेरेंट्स भी काफी एजेड है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो एस्कॉर्टिंग करेंगे। तो उन्होंने फिर मोबिलिटी की वगैरह ट्रेनिंग ली और शादी के तुरंत बाद मैंने AICB में उनका एडमिशन करवाया और वहाँ पे 40 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद तो आज उनकी मोबिलिटी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे से भी काफी बेहतर है। और हम लोग जब दोनों चलते हैं तो वो लीड करती है और मैं उनके पीछे चलता हूँ। मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है वो आज। जी बिल्कुल। वो रसोई का काम हो, तो यही बात मैं मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपको लेड भी ब्लाइंड है तो आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और निर्णय करेंगे कि भाई मुझे इसके साथ जीना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 2 बार गिरोगे नहीं सीखोगे नहीं। तो जोहर भाई हम ये जानना चाहेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हो जो अपना टेलरिंग का, जी इस बिजनेस में आरपी को लेकर क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसके अंदर? जी बिल्कुल। तो जब मैंने कहा जैसे मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पर मुझे कंप्यूटर्स वगैरह तो नहीं आते थे,
तो बहुत सारा मैनुअल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। अभी एक सप्लायर की भी अगर मुझे टोटल चाहिए कि उसका टोटल मेरा लायबिलिटी क्या है, तो मुझे किसी साइटेड के पास वो फाइल खुलवानी पड़ती थी, फिर वो सप्लायर्स के बिल सॉर्ट आउट करके फिर उनकी टोटल पेड और अनपेड सॉर्ट करना, फिर अनपेड बिल का टोटल करना, ये सब साइटेड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। और कभी कभी देखो, अगर आपका एम्प्लॉय भी है और आपको पे भी कर रहे हैं आप उसको, पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उनसे अगर हद से ज्यादा सवाल करोगे तो वो आदमी चिढ़ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। तो उसका सोल्यूशन तो फिर मैंने 2010 में जैसे मुझे पता चला कि कंप्यूटर्स ब्लाइंड चला सकता है, तो मैंने तुरंत एडमिशन करवाया और 6 महीने का जो कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स था उसे मैंने 3 महीने में ख़त्म कर दिया। और उसके बाद तो मेरी लाइफ चेंज हो गई कि पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आपके हाथों में आ गया, मेरे आ गया। और एक बटन दबाते, एक फिल्टर का बटन दबाओ, जो रिपोर्ट्स चाहिए वो जनरेट हो जाती है। और ये सबसे दूसरी चीज जब आती है कि कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीतना, वो काफी टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। अभी परसों का एक इंसिडेंस मैं आपको सुनाता हूँ। एक कस्टमर आए, उनको मैंने सब पीसीस वगैरह दिखाए, तो मेरी आंखों से उनको पता तो चल गया कि भाई, नहीं आंखों से भी ज्यादा, मैं जब टॉकिंग मोबाइल पे कुछ मैंने उनका ऑनलाइन पेमेंट आया था वो चेक कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल क्यों बोलती है, आपको कोई आंखों की दिक्कत है? तो मैंने वो कहा कि जी हाँ, मुझे आंखों की दिक्कत है। तो मुझे उन्होंने कहा कि फिर आपकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? तो मैंने उनको यही सवाल किया कि देखने और बातों के कॉन्फिडेंस में कोई तालमेल नहीं है, मतलब दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर वो कन्विंस हो गए कि मैं बात तो मुंह से करना है, कि जब मुझे ये पता है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है तो मुझे कॉन्फिडेंस वो रहेगा। आंखों से कई बार जोहर भाई आपका ऐसा भी हुआ है, कोई कस्टमर आया हो, ये देखा हो कि मालिक ब्लाइंड है, तो सोचा हो इस दुकान पे क्या बनेगी बात, इसमें क्या चीज मिलेगी, उसके मालिक लिए ऐसा कैसे रहता है ना, मेरे शॉप पे मेरे अंकल भी काम करते हैं, मेरे मामा है, तो वो मेन मैनेजर है जो कारीगर को और कस्टमर्स के बीच में मतलब लिंकिंग का काम करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अंकल बीच में आते हैं और फिर वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी हूँ और ये भी काफी ट्रेंड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेरे पास आज की डेट में जो मेरे 70% कस्टमर्स हैं वो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं। न्यू फुटफॉल्स आते हैं तो वो 30% काउंट होता है, पर मेनली जो कस्टमर्स मेरे पास ऑलरेडी काम करवा के गए हैं वही रिपीट होते हैं। तो वो तो आपको अच्छे से जानते हैं, आपका बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। हाँ। और हमारे यहाँ हम ये क्लियर बता देते हैं कि आप पहले कपड़े ट्राई कीजिए, बाद में आप उनका पेमेंट कीजिए। तो आप पेमेंट कैसे लेते हो, कैश लेते हो या ऑनलाइन? हमारे पास सभी तरीके से पेमेंट लिया जाता है। जैसे अपना बारकोड से भी पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मशीन भी लगी हुई है, कैश से भी लेते हैं, या किसी को नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करना है तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया है? बिल्कुल बिल्कुल, जी सहूलियत के लिए जी आपने? जी बिल्कुल। मैं मेल्स वगैरह के लिए मेरा फोन है, मेरे पास मेरा टॉकिंग कंप्यूटर है। पर दिक्कत डिजिटल पेमेंट्स में आती है क्योंकि अभी तक जो हमारे स्वैपिंग मशीन्स हैं, जिसपे कार्ड स्वैपिंग मशीन बोलते हैं हम लोग, ईडीसी मशीन बोलते हैं जिसको, तो वो मशीन्स अभी तक बहुत एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं बनी है, तो वहाँ पे मुझे साइटेड स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है आज की तारीख में। वहाँ आप अपने स्टाफ की मदद ले लेते हो? जी। तो जोहर भाई, जैसे आपने बताया कि आपका टेलरिंग का काम है, तो आप कपड़ा वगैरह कैसे नापते हो? कभी आपको नापना पड़ जाता है तो? जी बिल्कुल। मेरा जो काउंटर है उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि एक पेपर लगा के उसके ऊपर सेलो टेप चिपका देता हूँ, 1 मीटर के ऊपर, आधा मीटर के ऊपर, पाव मीटर के ऊपर, पौना मीटर के ऊपर। तो उस हिसाब से कपड़े का जो टाका होता है उसको पाँव के पास रख के कपड़ा जैसे जैसे आगे खींचते जाते हैं, और एक स्टार्टिंग पॉइंट से 1 मीटर तक का कपड़ा ऐसे टच करके वहां से उंगली रख के फिर वहां से 2nd मीटर, उस तरीके से कपड़ा खींचते जाते हैं। फिर जो लास्ट में जहां तक खत्म करना होता है वहां पे कपड़े को फोल्ड करके वहां पे लाइन बना के अंकल को दे दिया जाता है। फिर मेरे जो स्टाफ है वो उसको कैंची से काट देते हैं। मतलब आप टेप को छू के पता लगा लेते हो कि यहाँ पे 1 मीटर पूरा हो गया है? जी 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 बिल्कुल। उस तरह आप अलग अलग निशान बने हुए हैं,
जी। टेंजिबल, तो हर जगह टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी सामान्य बुद्धि भी काम लग जाती है। और दूसरी भी एक बात बताता हूँ हाँ जी। इससे रिगार्डिंग, कि अभी कभी कभी क्या होता है कि मेरे दुकान में स्टाफ नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ, तो कोई पर्सन मेरी शॉप में एंटर किया तो अच्छा। मुझे कैसे पता चलेगा? तो मेरी शॉप में जो कांच का दरवाजा लगा हुआ है उस पे मैंने एक विंड चाइम लगाया हुआ है, तो जब भी कोई दरवाजा खोलता है तो मेरी शॉप में वो विंड चाइम बजेगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई एंटर हुआ है या कोई एग्जिट हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम लोग एक सिंपल टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अपना दिमाग लगा के भी इन चीजों को हैंडल किया जा सकता जी है, जी बिल्कुल छोटी बिल्कुल मोटी चीजों को। जी। तो जय भाई, बिजनेस आप कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जैसे ज्यादातर ब्रांड्स को मैंने देखा है वो जॉब की तरफ जाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने बिजनेस चुना वो इसलिए कि जी उस टाइम इतना नहीं था जॉब की तरफ, रुझान ब्लाइंड्स पीपल्स का जॉब जी की तरफ, जी इसलिए आपने जी बिजनेस चुना। तो आपने जी ये बताया हमें कि आपकी वाइफ को भी आरपी है और वो भी आरपी ब्लाइंड है। जी। तो आप दोनों को कभी अकेले घर से बाहर कहीं जाना होता है आउटिंग के लिए, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? मैं तो बहुत घूमने का शौकीन हूँ, मतलब अच्छा। घूमे बिना तो, मतलब 1-2 महीने में अगर मैं 3 महीने में अगर मैं ट्रेन में बैठ के कहीं जाऊँ ना, तब तक अच्छा। शायद मेरी तबीयत खराब हो जाए घर में बैठ जैसे के। तो ब्लाइंड, जो ब्लाइंड आरपी ब्लाइंड होते हैं वो कतराते हैं बाहर जाने से जी क्योंकि बिल्कुल, मैं प्रॉब्लम यही आएगी। बोलना चाहता हूँ कि जी। हम लोग मतलब मुंबई में तो जाते ही हम लोग रेस्टोरेंट्स में वगैरह भी जाते हैं। तो मैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले काउंटर पे बोलते हैं कि भाई हमें आंखों से दिक्कत है, तो आप अच्छा। टेबल अरेंज करवा दीजिए और हम्म। आपका कोई स्टाफ को बताइए कि वो हमें लेके जाए। तो वो हम्म। को बहुत करीने से, बहुत अदब से हमारे साथ पेश आते हैं, क्योंकि हम भी उनके कस्टमर है और हम खा रहे हैं, उनसे कुछ ले रहे हैं, उनके कस्टमर, हम उनकी इनकम के सोर्स हैं। तो ये चीज पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो फिर जब वो सर्व करते हैं तो हम वेटर्स को भी ये बताते हैं कि हमें दिक्कत है, तो आप हमारे प्लेट में चीजें जो हैं वो सर्व कीजिए, वो कहाँ पे कौन सी चीज रखी है ये बताइए। शर्माना नहीं है, सबसे पहली चीज शर्माना है, नहीं है। जितना बोलोगे इतना पाओगे, नहीं बोलोगे तो खोलोगे। तो खोलो। बोलो मतलब और पाओ। अपनी प्रॉब्लम को खुल के शेयर करो सबके जी साथ। बिल्कुल, और उस पर सिंपथाइज नहीं करना है कि नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ये कर दो, ये नहीं करना है। आपको बोलना है कि ये मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे तकलीफ है, आप मुझे बताओ। ये जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी कभी कभी बहुत दिक्कत करता है। तो दूसरी चीज ये हो गई, होटल्स के बारे में बिल्कुल जाइए, थिएटर्स में भी जाते हैं, वहाँ का स्टाफ भी बहुत तो हेल्पफुल आप होता है। आते जाते कैसे है, मतलब किस तरीके से? अभी टैक्सी तो या? अभी तो ओला उबर आने के बाद तो बहुत ही दिक्कतें कम हो गई, पर हाँ जी। टैक्सीज के अंदर भी कोई किसी को आप बोल दो रास्ते में, मुंबई शहर तो इतना हेल्पफुल शहर है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपके हाथ में केन है तो लोग सामने से आके आपको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, और अच्छा। टैक्सी वगैरह भी करवा के दे देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आजकल की तो ओला उबर हो गया, आपका गूगल मैप हो गया, ये सभी टेक्नोलॉजी से आप आज से 20 साल पहले जितने इंडिपेंडेंस थे उससे ज्यादा आज इंडिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी के द्वारा। घर से बाहर कदम निकालो तो ये श्योर हो जाओगे कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति से कभी भी हेल्प मांगने में शर्माना नहीं है, किसी से भी मांगो। आपको 4 आदमी मना करेंगे कोई बात नहीं, 5वां आदमी आएगा आपको हेल्प करेगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि आप 1 घंटे में पहुंचने की बजाय 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, पर आप जरूर पहुंचोगे आपके डेस्टिनेशन तक, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्प मांगो आप अपनी, क्योंकि अपनी हिंदुस्तानी सोसाइटी बहुत हेल्पफुल है, आप मांगो, आपको हेल्प मिल जाएगी। हेल्प मांगने में तो जरूर मिलेगी, पर होता है जो लेट ब्रांड होते हैं आरपी के अंदर, वो कतराते हैं अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताने में, वो शर्माते हैं सामने वाले को बताने में कि मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए वो बाहर जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे दूसरे से हेल्प मांगनी पड़ेगी। ये रहता है हमेशा आरपी वालों का। जी मनीष भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल, बट मुझे एक बात बताइए कि अगर बिना केन के आप चल रहे हैं, कि आप ये बता रहे हैं कि मुझे दिखता है सब कुछ, और राह में किसी लेडी के साथ, अगर लड़का है तो लेडी के साथ अगर बम्प हो गया, उस लड़की ने आपकी रास्ते में बेइज्जती कर दी, उससे अच्छा तो आप केन लेके चलो, तो कम से कम वो ये तो पता चलेगा कि नहीं उसको नहीं दिखता है और अनजाने में आपसे ये अनजाने में हुआ है आपसे, तो नहीं तो बाद में उनको बताना पड़ता है हाथ जोड़ के। आपकी केन से है ना, कि बिना केन से चलने में है, जो है तो वो है ही। अगर आप केन नहीं भी ले रहे हो तो आप ब्लाइंड हो, आपके हाथ में केन है तो भी आप ब्लाइंड हो।
जैसे आप मोबाइल चलाने में नहीं शर्माते हो, कंप्यूटर चलाने में नहीं शर्माते हो, तो केन चलाने में क्यों शर्म? केन ना लेकर आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, ना कि दूसरों से। जी बिल्कुल। केन आपके लिए तो है ही, पर दूसरों के लिए भी है, जिनसे ये पता चले कि इसको दिक्कत है और इसको मदद की जरूरत है। फिर आप समाज को ये मत कहिए कि उनसे मेरी मदद नहीं की, क्योंकि आपके हाथ में केन होना चाहिए। केन होगा तभी दूर से भी पता लग जाएगा बंदे को कि इसको प्रॉब्लम है। बिना केन के कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको घूमने का शौक है, आप शहर से भी बाहर जाते हो, तो वहाँ किस तरह के चैलेंज आते हैं आप दोनों को जब अकेले शहर से बाहर जाते हो? शहर से जब बाहर जाते हैं तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा आज तक तो मुझे नहीं आए, क्योंकि मैं इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, वहाँ पे आपको कैसे कम्यूट करना है। ये सभी चीजें अगर जिस दिन प्लान हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कतें कब आती है कि जब कई बार क्या होता है कि मैंने अगर होटल बुक करवाई है और वो पिकअप की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो बहुत सी बार वो कम्युनिकेशन के भी कौन से स्पॉट पे मिलना है, वो अगर बोलता है कि भाई यहाँ पे आपको मिलना है, तो वो स्पॉट ढूंढना वगैरह काफी बार दिक्कतें हो जाती है। और उसके अंदर कभी कभी वो हो जाता है कि हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, इस तरीके से दिक्कतें होती है। टाइम लग जाता है उसमें ढूंढने में। टाइम आपको देना, और मन में फ्रस्ट्रेशन मत रखो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, साइटेड लोगों के साथ भी होता है। मैं जब मतलब मैं एक बात बताऊं आपको कि मेरी जब स्टॉल थी वो एक गली के नुक्कड़ पे थी, तो काफी लोग मुझसे एड्रेस पूछने आते थे, साइटेड लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर नुक्कड़ पे आपका छोटा सा स्टॉल है तो 50 लोग आपसे एड्रेस पूछने आएंगे। तो मेरी बिल्डिंग का एंट्रेंस पूछने के लिए आते थे, तो मैं उनको ये बताता कि 4 दुकान छोड़ के देखो वहाँ पे एंट्रेंस है। तो ये साइटेड बंदे भी रिटर्न आके पूछते थे, भाई मेरे को तो एंट्रेंस नहीं दिखा। तो ये हर एक के साथ होता है, बिल्कुल भी शर्माइए मत, होता है, सबके साथ होता है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना और बिंदास सामना कीजिए। तो मतलब आप जब टूर पे जाते हो प्री प्लान करते हो पहले से ही होटल? जी, मैं गूगल से, विकिपीडिया से स्टडी, अगर किसी रेलवे स्टेशन, मतलब समझो कि नए रेलवे स्टेशन पे मेरा लैंड, मतलब ट्रेन रुकने वाली है और वहाँ पे मुझे उतरना है, तो मुझे वहाँ पे मुझे ये पता लगाना होता है कि इसका ईस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है, कौन से नंबर से बाहर निकलूंगा तो मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना। ये आप कैसे पता लगाते हो? ये सब विकिपीडिया पे अवेलेबल होता है। आप कोई भी रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी लोगे तो आपको विकिपीडिया पे उसकी स्टेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कि अगर समझ लो कि न्यू दिल्ली डालूंगा, न्यू दिल्ली का इन्फॉर्मेशन लेना है, तो पता चल जाएगा 1 नंबर की तरफ पहाड़गंज आएगा और 16 नंबर की तरफ कश्मीरी गेट आपको मिलेगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है और आपको से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। टेक्नोलॉजी ने तो बहुत जिंदगी आसान कर दी है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और होटल्स वगैरह आप कैसे बुक करते हो, ये भी हमारे लिसनर्स को बताइए। होटल्स पे बुक करने के लिए देखो, वैसे तो ओयो और MMT अच्छी साइट्स हैं, बट थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो मैं जनरली गूगल करता हूँ होटल्स के नाम और पर्सनली कॉल करके प्रेफर करता हूँ उनसे बात करना। अगर या तो फिर एक्सपीडिया करके एक ऐप है, वहाँ पे शायद आपको डिस्काउंट्स वगैरह कम मिलेंगे, पर यहाँ पे ये ऐप उसका मतलब अराइवल डेट, डिपार्चर डेट वगैरह सब एक्सेसिबल है एक्सपीडिया जो ऐप है, पर इसमें थोड़ा डिस्काउंट्स की दिक्कत होते हैं। या तो फिर आप MMT वगैरह भी थोड़ा सा आप सीख जाओगे तो उसमें भी ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक फंक्शंस जो है, फ्लाइट बुक करना, होटल बुक करना, इतना तो आप कर ही पाओगे। उससे ज्यादा एडवांस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ नहीं रख सकते। उससे बेहतर वो भी है जोर भाई, सीधा गूगल करके होटल वालों को फोन करके जी बिल्कुल कर लो अपना होटल। बिल्कुल ये भी, तो उनसे यही मैं लोकेशन वगैरह भी पूछ सकते हैं सब। जी बिल्कुल उनसे बता दो ये कि भाई मुझे, मैं MMT से वगैरह भी जब होटल बुक उनको फोन करता हूँ तो ये बात उनको क्लियरली बता देता हूँ कि भाई मुझे आंखों से तकलीफ है, आपको रिसेप्शन पे वगैरह मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी जी। तो उनको भी हमको देख के शॉक नहीं हुए कि भाई ये कौन आ गए, भाई कौन से ग्रह से कौन से एलियंस आए। मतलब हेल्पफुल के मांगो लोगों से। और रूम पर भी अगर मतलब जो आदमी आपका लगेज लेके आता है उससे पूछिए कि बाथरूम का सिस्टम कैसा है, कौन सा गर्म पानी का नल। और ये साइटेड लोग भी करते हैं, बिल्कुल भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। एज ए ब्लाइंड नहीं, आपको साइटेड लोग भी वो पूछते हैं भाई इसका सिस्टम कैसे, क्योंकि कोई चीज आप तोड़ फोड़ दोगे उससे अच्छा आप इन्फॉर्मेशन ले लोगे भाई कैसे ऑपरेट होता है, कहाँ पे रिमोट रखा है, कहाँ पे टीवी कैसे चलती है, AC का रिमोट कहाँ पड़ा है, ये सब पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी कभी आपको सही आदमी नहीं मिलते, आप रिसेप्शन पे फोन लगाओ, आदमी भेजे, और आपको सही आदमी नहीं लगे तो एक 10-20 रुपया टिप भी दे दोगे, बहुत खुशी से वो लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सामने वाला भी हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा जी। सामने वाला हेल्प, जब वो मैं समझेगा कि बताता इनको हूँ, दिल्ली प्रॉब्लम का है। एक इंसिडेंस है मेरे साथ। हाँ जी। तो अभी रूम में कॉफी के और दूध के पाउच रखे हुए थे, और मैं अच्छा। और मेरा फ्रेंड दोनों भी ब्लाइंड थे। अभी कॉफी हम्म बनानी थी यार, बहुत कॉफी की तलब लग रही थी, तो कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये हम्म सर्विस तो ये नहीं देते। तो मैंने रिसेप्शन पर फोन किया कि मुझे रूम सर्विस चाहिए। तो उन्होंने एक पर्सन को भेजा, अच्छा मैंने जी। उस पर्सन को 20 रुपीज दिए, उन्होंने कहा यार जरा केटल में 2 कप कॉफी बना दे। क्योंकि अभी मैं हम्म वहां से रेस्टोरेंट से मंगाता तो वही कॉफी मुझे 75 टू 150 की होती थी। ये 20 रुपए हम्म में अपना काम हो गया, क्योंकि वहां पे पड़ा ही रहता है सब चीज। तो आपको हम्म। वही तो उन्होंने बना के दे दी। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन ऑन द स्पॉट ढूंढने पड़ते हैं कि क्या करना चाहिए। जी। हम्म। थोड़ा अपना जनरल नॉलेज लगाओ, थोड़ा जनरल अपना नॉलेज लगाओ, दिमाग लगाओ। सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन के आप। हिसाब से। और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लोगों की हेल्प भी लो और अपने काम हाँ, करो। क्योंकि देखो हाँ आपको ट्रैवलिंग में कंसेशन मिलता है, आप काफी पैसा हाँ जी। बचा लेते हो। तो ये हाँ जी। सब चीजों के लिए आप थोड़ा बहुत खर्च कर कर सकते हो जहाँ सकते पे हो आपको टिप्स सुविधा वगैरह। मिलती है। और किसी की भी हेल्प मिले तो उसकी हम्म। हेल्प उतनी ही लो जितना वो करना चाहता है। ना क्योंकि चाहता है। मैं काफी ब्लाइंड लोगों को जानता हूँ कि भाई हाँ जी। कोई अगर हाथ पकड़ के उनको छोड़ रहा है, मैं समझ, अभी हम्म उनके घर जाना है, तो हम्म। उसका घर रास्ते में हो, तो वो बोलता है कि मैं आधे रास्ते तक छोड़ूंगा। तो वो लोग बोलते हैं नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अपने घर तक जाना है। नहीं, ऐसे मत करो। अच्छा नहीं। वो आधे जी। रास्ते तक आपको छोड़ रहा है, वहां तक जाओ, आगे से हम्म। दूसरी हेल्प लो। दूसरी तो हेल्प। इस तरीके से किसी को भी आपको लेके जाना या ऐसी कुछ तरह की हेल्प करना भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, ताकि किसी को लगे ना लोड कि किसी पे मत बहुत दो, बन गया है। आराम हाँ से जी। काम करो। जहां तक हम्म उसकी उसकी कन्वीनियंस का पहले ध्यान रखो कि जो हेल्प हम्म। करा उसकी कन्वीनियंस कितनी है। जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हो, तो फ्लाइट में हाँ आपको जी। असिस्टेंस मिलता है, तो वो हम्म। असिस्टेंस आपका हाथ पकड़ने के लिए है, आपका लगेज पकड़ने के लिए नहीं है। तो ये जी। बात का आप ध्यान रखो। हाँ, ये सही बात, सही। कई ब्लाइंड ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कई जी, बार। तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो सोसाइटी में हम्म। पॉजिटिव चेंज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी जी, उससे गलत मैसेज जाएगा उनके ऊपर। तो जोर भाई, आगे आपका क्या ड्रीम है? आगे आप और क्या करना चाहते हो बिजनेस में? और कुछ बड़ा करना चाहते हो, इसको बढ़ाना चाहते हो कुछ? अभी मेरा जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा, मतलब मेरा अभी इंटरनेशनली तो है मेरे क्लाइंट्स, पर और अच्छा ज़्यादा जी। लोगों तक मैं पहुंचूं। अच्छा, और आपके जो, क्लाइंट इंटरनेशनल भी है? जी बिल्कुल, तो मेरे वहाँ पास कैसे, किस तरीके से है? ऑनलाइन से है, कैसे है आपका वो नहीं, लिंक? वो लोग देखो हमारा कैसे ना, कम्युनिटी बिजनेस है। जो अच्छा जी। जनरली मुस्लिम्स में जो बोहरा कास्ट थे उन लोग के कपड़े हम लोग सिलते हैं। और अच्छा मेरी जी। जो शॉप है वो हम्म। एक बोहरा बोहरा लोगों का बहुत बड़ा श्राइन है मुंबई अच्छा में। जी। तो अच्छा जी। उसके पास है, तो लोग जियारत के हम्म लिए वगैरह साल में आते रहते हैं। और उसी हम्म। तरीके से होता है। और फोन पे वगैरह भी ऑर्डर देते हैं, तो वेस्टर्न यूनियन से उनके पैसे आ जाते हैं, हम लोग यहाँ से कुरियर कर देते हैं, क्योंकि उनकी अच्छा चॉइसेस अच्छा। हमारे पास लिखी होती है, उनको किस टाइप का कपड़ा चाहिए, उनके हम्म। मेजरमेंट्स हमारे पास रिकॉर्ड में रहते हैं। तो अच्छा जी। ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, इस तरीके से हमारे पास कपड़े अच्छा। बन भी जाते हैं। हम्म। और इस तरीके से हमारा काम, और इसको और बढ़ाना चाहते हैं। और अच्छा मैं जी। ये सोचता हूँ कि अपनी इतनी सेविंग्स हो जाए कि एक एज तक आप पहुंचो जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, कि आप कैसे रिटायरमेंट लेके आराम से सोशल कॉज के लिए अपनी जिंदगी गुजारो। बिजनेस हम्म वगैरह जब आप नहीं करो तभी, कि आपने जो कमाया, आपने जो किया, वो हम्म। दूसरों के लिए भी कुछ काम आ सके। तो एक सोशल कॉज के लिए मेरी बाकी की लाइफ, समझ लो कि मैं एक ड्रीम रखता हूँ कि 55 ईयर्स के बाद मैं रिटायर हो जाऊँ और सोशल कॉज के लिए अपनी लाइफ दूँ। सारा ध्यान सोशल वर्क की तरफ दोगे और ब्लाइंड को भी एम्पावरमेंट के लिए मदद जी करोगे। बिल्कुल ये बिल्कुल आपका बिल्कुल। ड्रीम है। जी जी जोर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, शुक्रिया, आपके आपने बारे इतना में मौका दिया। जानकर। जी 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 जी। हमारा इस शो का मकसद यही है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सभी आरपी पेशेंट यहाँ आए और दूसरों को भी समझाए कि आरपी से डर के मत जियो, उसके चैलेंज का डटकर सामना करो और अपने कार्य को कभी मत छोड़ो, अपनी एजुकेशन खासकर। काफी आरपी लोग एजुकेशन, एजुकेशन छोड़ देते हैं बीच में। मनीष भाई, एजुकेशन बिना आदमी डबल हैंडीकैप है। जी। अगर विजन नहीं है और एजुकेशन भी हम्म नहीं है, तो फिर आप डबल हैंडीकैप हो और आपके जीवन में ज्यादा समस्या आएंगी। और मैं आपके शो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके काफी शो साइटेड लोगों की भी देखते हैं, उनके हाँ जी। अंदर भी ये चेतना जगेगी कि नहीं, ब्लाइंड कुछ कर सकता है। तो वो जब मदद करेंगे तो उनके एटीट्यूड में भी बदलाव आएंगे। काफी हाँ लोग जी। इनमें से ये होंगे कि जिनके बच्चे आरपी हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनके हम्म। लिए भी यही संदेश है। यही मैसेज देने जितना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, तो उनको ये अच्छा। एडवाइस जरूर करूंगा
कि बच्चों की एजुकेशन आप पूरी तरीके से दीजिए, उनके लॉयर बनाइए, उनको डॉक्टर्स बनाइए। डॉक्टर्स के अंदर भी अभी फिजियोथेरेपिस्ट भी वगैरह ब्लाइंड बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रोफेशंस वो करना चाहे, आरजे बन सकते हैं मनीष भाई जैसे, आपको बिजनेसमैन बनना है, सभी प्रोफेशंस के लिए स्टडी करवाइए उनको। और स्टडीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल है स्टडीज करने के लिए। ऑनलाइन लाइब्रेरीज है एक्सेसिबल, ऑफलाइन लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है, तो आप उनका लाभ उठाइए। क्योंकि हम लोग ने जिस टाइम पे स्टडी की थी तब ब्रेल एक ही माध्यम था, आज काफी माध्यम, डेजी, ब्रेल और ई बुक्स, काफी सारी माध्यम है जिससे आप आज पढ़ाई कर सकते हो। आज के टाइम में पढ़ाई उस वक्त से तो काफी आसान हो गई है जी। और विजन की वजह से कभी भी बच्चों की पढ़ाई मत छुड़वाएं, उन्हें पूरा पढ़ाएं, बस वो उनका पढ़ने का तरीका बदल दीजिए आप जी, जिससे वो पढ़ाई आसानी से कर सके। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जौहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। जी मनीष भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, मुझे बुलाया। तो फ्रेंड्स, ये थे जौहर भाई मुंबई से, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो कल आप जब बाहर निकले तो आप भी इन्हीं की तरह खुलकर लोगों से मदद मांगे और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें लोगों के साथ। और कभी भी बाहर निकलने से आप कतराइए मत, खुलकर लोगों की मदद मांगे और अपने काम करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम है लाइफ गोज ऑन, ओनली ऑन रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जग दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तेरे यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही बह गया। यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही बह गया। कहंदा तू ही साडा राह ते तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जिन्ना तेरे नाल सी प्यार हुण किते हो भी नहीं सकदा, रातां नूं मैं सो भी नहीं सकदा, की करां मैं ते मुरे रो भी नहीं सकदा। हाँ तेरी मुझ नूनू शुनू मुनू वाली गल्लां चेते आउंदियां, जिन्ना मर्जी भुल्लना मैं चाहवां मुड़ मुड़ सताउंदियां। मैनू चाहिदी है तू या चाहिदी नहीं तू, मैनू दसदा दे girl what you do। मेरी जिंद मेरी जान मेरी रूह है तू, बट भुल्लदी क्यों that I love you, you know it's you, just me and you। फिर क्यों करदी है ऐदा तू, अब हो गया वक्त चल कोई ना, हुण कल्ले बह के रोई ना तू। माड़ियां ते भावे मत्थे दियां लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरियां उडीकां ने। उंज माड़ियां ते भावे मत्थे दियां लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरियां उडीकां ने। जीदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। चल कोई ना चल बकी रोई ना, चल कोई ना चल बकी रोई ना, चल कोई ना चल बकी रोई ना, चल कोई ना चल
When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I'm Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. सोनी हसीना यारां दी मुंदी दा बन जा नगीना वादा रिया कदे तैनू जांदे नहीं ओ छड्ड के कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के नी कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के more man do give to holes so what adore you can I see you sometime telling my heart is pumped to bind कर दे दीवानी मैनू हो गई दीवाना चटपट आज लावे कोई ना बहाना ओ कर दे दीवानी मैनू हो गई दीवाना चटपट आज लावे कोई ना बहाना जदों भी बुलावा आवे भज भज के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा प्यार करे रज के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा प्यार करे रज के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा प्यार करे रज के प्यार तैनू सोहणीए करांगे शरेआम नी आजाद फितरत है किसे दे गुलामी प्यार तैनू सोहणीए करांगे शरेआम नी आजाद फितरत है किसे दे गुलामी ब्याह के तैनू ले जाके पूरा गज वज के कौन तैनू प्यार कर साडे नालों वध के कौन तैनू प्यार कर साडे नालों वध के नी कौन तैनू प्यार कर साडे नालों वध के दिल च वसा के पहला घर च वसावे उम्र दा साथी होवे छड़ के न जावे दिल च वसा के पहला घर च वसावे उम्र दा साथी होवे छड़ के न जावे बन के मैं लाड़ी ओदे नाल बैठा सच के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा प्यार करे रज के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा लव करे रज के ऐसा मुंडा मिले जेड़ा प्यार करे रज के देसी जेह जट हां किसे तो नहीं कट हां जिधर नू पै जाइए कट देंदे बट हां देसी जेह जट हां किसे तो नहीं कट हां जिधर नू पै जाइए कट देंदे बट हां खड़ गुरविंदर ते नाल जरा फप के कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के नी कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के कौन तैनू प्यार करू साडे नालों वध के
गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां ना तू दिल सादा तड़पा सजना साडे दिल नू जरा परचा दे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां मेरे प्यार दा रिश्ता कभी ना ये टूटे तेरे तो मैं जिंद वार दूं तेरे तो मैं जिंद वार दूं प्यार दे मैं दिए जगावा दिल तेरे नाम लिखावा तेरे तो मैं जिंद वार दूं तेरे तो मैं जिंद वार दूं दिल ते छड़िया सतनू वे देवी ना गवा सुनिया बावा गोरियां तेरे गल पावा दिल च छुपा ले सुनिया गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू दिल सादा तड़पा सजना साडे दिल नू जरा परचा दे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां देखिया बगैर तेनू दिल नहीं लगदा तू है मेरी जान सोनिए तू है मेरी जान सोनिए हर पास तू दिसदी है दिल वाजा मारदा तू है मेरी जान सोनिए तू है मेरी जान सोनिए तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू दिल सादा तड़पा सजना साडे दिल नू जरा परचा दे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां
सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां तू कर सजना वे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां नक दिल सादा तड़पा सजना साडे दिल नू जरा परछा दे गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां गल्लां गूड़ियां ते गूड़ियां It's on y'all tonight. Ha! It's on y'all tonight. Fat Tracks, baby. Whoa. Hunters. V. Y'all know. It's just ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਕਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਕਰਾਣਾ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਕਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਕਰਾਣਾ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ London crew, put your hands up. Birmingham crew, put your hands up. Everybody in the club, put your hands up. It's a Fat Tracks thing, can't stop, won't stop. London crew, put your hands up. Birmingham crew, put your hands up. Everybody in the club, put your hands up. It's a Fat Tracks thing, can't stop, won't stop. ਗੱਭਰੂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੋਂਦੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਵੇ Reaching out to all of myself, pop this in your ride. Whoa. ਗੱਭਰੂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੋਂਦੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਵੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ Manchester, get your hands up. Leeds, get your hands up. Everybody in the club, get your hands up. V's on the track, I got to make it hot. Manchester, get your hands up. Leeds, get your hands up. Everybody in the club, get your hands up. V's on the track, I got to make it hot. ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ Reaching out to all of myself, pop this in your ride. Whoa. ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਬੱਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਬੱਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ UK, get your hands up. US, get your hands up. Everybody worldwide, get your hands up. This show's on the mic, about to blow up the spot. UK, get your hands up. US, get your hands up. Everybody worldwide, get your hands up. Hunters on the beat, man, you know it sound hot. ਸੁਖਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਵੇ Reaching out to all of myself, pop this in your ride. Whoa. ਸੁਖਪਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ